हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 12 की क्लास में बेटा अभी हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म किया हुआ है, उसका नाम था प्रत्यावर्ती धारा। आज हम लोग एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, या बोलेंगे ये अलग एक यूनिट है जिसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो चैप्टर है ये बिल्कुल अलग है, यानी इसमें अभी तक हम लोगों ने आवेश की दो बातों के बारे में पढ़ा था। पहली हमने ये समझा था कि जब आवेश जो है विरामावस्था में होता है तो वो वैद्युत के गुण उत्पन्न करता है, लेकिन अगर वही आवेश यदि गतिमान हो जाता है तो चुंबकत्व के गुण उत्पन्न करने लगता है। तो आज हम उसी के आगे की बात करते हैं, यानी जो आवेश गतिमान है, और जब गतिमान है तो वो एक्सेलरेटेड जब हो जाता है, यानी जब वो त्वरित हो जाता है, तब वो जो गुण उत्पन्न करता है वो होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यानी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होंगी वो होंगी त्वरित आवेश के कारण। इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं एक। ठीक है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक है विस्थापन धारा। धारा में हमने बहुत सारी अभी तक धाराएं पढ़ी, लेकिन उनमें से अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को देख के हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने ये एक संधारित्र बनाया, और संधारित्र की ये दो प्लेटें हैं। पहली प्लेट आपकी x है और दूसरी प्लेट y है। अब बेटा जब आप संधारित्र को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो इसकी पहली प्लेट को वहाँ पर जो भी स्रोत होता है उसकी धन प्लेट से, उसके धन ध्रुव से, और दूसरी प्लेट को उसके ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, और फिर उस परिपथ में हम धारा का प्रवाह कर लेते हैं। ये सिंपल सी कहानी है जो अभी तक हम लोगों ने की। लेकिन एक छोटी सी बात जो बताई जाएगी वो समझनी है कि वैद्युत धारा का प्रवाह केवल उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर तारों से कनेक्शन होता है, यानी तारों से कनेक्टिविटी हो। यानी जब वो तार आपस में जुड़े होंगे या प्लेटें आपस में जुड़ी होंगी तभी आवेश का प्रवाह होगा, और जब आवेश का प्रवाह होगा तब धारा का भी प्रवाह होगा। संधारित्र को दोनों प्लेटों को देख के हमको केवल ये लग रहा है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो है वो कुछ स्पेस होता है, कुछ स्पेस होता है। तो जो स्पेस होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान के कारण जो है वो धारा का प्रवाह इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। तो अब ये बात है कि सबसे पहले तारों के बीच में जो धारा बह रही होती है वो धारा होती है आपकी I। यहाँ पर हम अभी उसको नाम देंगे, और फिलहाल अभी माना कि हमारे पास तारों के बीच में जो धारा बह रही है वो धारा है I। ठीक है, और ये I धारा जब यहाँ पर आती है तो क्या होती है, क्लोज हो जाती है, और इसके बाद ये अपने आप दूसरी प्लेट पर कैसे बहने लगती है कि इससे वही धारा फिर बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब बात हो रही है तो हमसे ये पूछा जाएगा कि तब प्लेटों के बीच में जो धारा बह रही है, पहली बात तो पूछेगा धारा बह रही है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि नहीं, तो गलत है। क्यों? क्योंकि धारा अगर बह के यहाँ से यहाँ नहीं जा रही है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि परिपथ में धारा का फ्लो हो रहा है, तो फिर पूछा जाएगा कि तब यहाँ पर जो धारा बह रही है वो कौन सी धारा है। यहाँ पर जो धारा बह रही है वो आपकी विस्थापन धारा है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। क्या होती है और कैसे होती है इसके बारे में जो है वो बताया जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना और छोटी सी बातों में समझेंगे। तो एम्पियर ने अपने परिपथीय नियम में ये बताया था कि जब भी हम किसी चालक तार में धारा का प्रवाह करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित तो हो जाता है। तब उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, वो उसमें बहने वाली कुल धारा का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यानी इसमें बहने वाली जो कुल धारा है उसका कितने गुना है,
म्यू नॉट गुना है। यहाँ पर हमें जो बहने वाली धारा है वो कितनी दी जा रही है, यदि आई, तो इसमें जो बहने वाली धारा है वो क्या है, आई। अब बात करते हैं कि इस तार में अगर धारा बह रही है तो इसी तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दीजिए और इस चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या आपने मान ली कितनी है, r, और इसको हमने सरफेस मान लिया क्या है, S1। ठीक, ये कंडीशन आपको कब मिलेगी, जब इस चालक तार में वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से हम एक सरफेस इसके अंदर लेते हैं और इसके अंदर भी जो सरफेस ले रहे हैं वो लगभग उसी तरह से है, बस इस सरफेस का नाम क्या है, H2 है। और H2 में भी अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं यही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी अगर बनेगा, तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा तो ये था भी S1 पृष्ठ के लिए। किसके लिए था, S1 के लिए। अब बात करेंगे H2 पृष्ठ के लिए, और जब H2 पृष्ठ की बात करेगा तो इसमें भी वही होगा, कुल बहने वाली धारा का रेखीय समाकलन जो होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ से आपको भी कोई भी धारा का प्रवाह नहीं बता रहा है, यहाँ पर आपने कोई भी तार जोड़ के नहीं रखा है, अर्थात इस कंडीशन में किसी भी प्रकार की धारा का प्रवाह नहीं हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब बात ये कर रहे हैं, अगर भाई हमने एम्पियर के परपति नियम से पढ़ा कि इसमें कोई वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ, तब भी एक आपको यहाँ पर एरिया मिल रहा है, तो उस एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे धारा का प्रवाह कर रहे हैं, उसके लिए अब जो बता रहे हैं वो थोड़ा समझने वाली बात है। मान लेते हैं यहाँ से जो धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, उस प्रवाह के कारण इस दोनों प्लेटों पर एक आवेश संचित हो रहा है। क्या संचित हो रहा है, आवेश। और प्लेटों पर जो आवेश संचित हो रहा है, उस आवेश के कारण प्लेटों पर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे प्लेटों पर Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, या ये जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इन प्लेटों के पृष्ठ घनत्व के कारण उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है, तब उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तब यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट। अब बात करेंगे, यदि प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है तो प्लेटों से गुजरने वाला फ्लक्स, जो भी यहाँ पर फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई E इक्वल क्या होगा, E इंटू ए। E का मान क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या आ जाएगा, A। तो फाई E बराबर कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस भी यही है। अब देखो गॉस के नियम के अनुसार हमने निकाल लिया। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो जो आवेश फ्लो हुआ वो कितना हुआ, फाई E इंटू में एप्सिलॉन। ठीक, अब चूंकि हमको पता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो आवेश है वो परिवर्तित होगा, फ्लैक्चुएट होगा। अगर दोनों प्लेटों के मध्य में आवेश का परिवर्तन होता है तो धारा बहती है ना। तो क्या लिखेंगे, यदि दोनों प्लेटों के मध्य आवेश परिवर्तन होता है, ठीक है, या आवेश परिवर्तन के कारण प्लेटों के मध्य धारा, आवेश परिवर्तन के कारण प्लेटों के मध्य जो धारा होगी वो होगी dQ/dt। ठीक है, यानी यहाँ से अगर निकालेंगे तो d/dt और Q की जगह कितना आ गया, फाई E इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तो सही से अगर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में d फाई E बाई क्या आ गया, dt। ये धारा कहाँ है, प्लेटों के बीच में, और ये धारा कहाँ थी, प्लेटों के बाहर थी। तो मान लेते हैं कि प्लेटों के बाहर तार में जो धारा बह रही है वो कौन सी है, IC।
और प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र की परिवर्तनशील जो धारा बह रही है वो कौन सी है, ID। अतः परिपथ में बहने वाली या इस संधारित्र में बहने वाली जो कुल धारा होती है वो कुल धारा यहाँ पर तब आपको क्या मिलेगी, अतः परिपथ की कुल धारा जो है वो I दो धाराओं से मिलकर बनी है, IC प्लस ID। IC धारा जो है वो तार में बह रही है और ID धारा जो है वो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में बह रही है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये अपनी कुल धारा निकाल ली, ठीक। अब यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं कि ये मान अगर हम अपने समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, अगर ये मान आप समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो क्या मिलेगा, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ D डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पर I की जगह क्या आ जाएगा, IC प्लस ID। आप जरा वैल्यू रख सकते हैं तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल म्यू नॉट, IC तो ठीक है पर ID की जगह अब आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू d5 बाई में क्या आता है dt, या क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इक्वल म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d5 बाई क्या आ गया d। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। एक बात और बता दें कि वे सभी परिपथ जैसे संधारित्र मैंने लगा के रखा आपको बताया, तो इन परिपथ में जिस स्थान पर चालन धारा बह रही है उस स्थान पर विस्थापन धारा नहीं है, और जिस स्थान पर विस्थापन धारा बह रही है वहाँ पर चालन धारा नहीं है। अर्थात किसी भी वैद्युत परिपथ में जिसमें विस्थापन और चालन धाराएं दोनों हैं परंतु दोनों एक स्थान पर नहीं हो सकती हैं, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात अब ये है कि ये जो हमने विस्थापन धारा निकाला है इसका मान क्या होगा, इसकी परिभाषा कैसे होती है। तो देखो, किसी भी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत फ्लक्स के कारण जो वैद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं आई, ठीक है। विस्थापन धारा की हेडिंग डाल लो, विस्थापन धारा के लिए डेरिवेशन रफ कॉपी पे नोट करो, उसके बाद फिर इसे फेयर करो, ठीक है, फटाफट करो। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है डायग्राम नंबर देख रहे होंगे, इन्हें हम लोग बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये विद्युत चुंबकीय तरंगें, इनकी बात करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी हमने जैसे कि चैप्टर स्टार्ट करने में बताया था कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। अर्थात साधारण बात करें तो मैक्सवेल ने इनकी खोज की थी, और उन्होंने जब किसी वैद्युत परिपथ में बहुत अधिक धारा भेजकर और उसकी ऊर्जा में परिवर्तन किया, यानी उसकी आवृत्ति में चेंज किया, ये समझेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने ये बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा की आवृत्ति में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो उस परिपथ की जो ऊर्जा होती है उसका क्षरण होता है, यानी ऊर्जा हानि होती है, और तब जो ऊर्जा हानि होती है वो उस परिपथ से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर आती है, ठीक है। तब उस परिपथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और तब जो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं उनकी दिशा वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के लंबवत होती हैं, यानी और इनका जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो गमन होता है
जो इनका पथ होता है वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों तरंगों के क्या होता है, लंबवत होता है, और इसके कंपन जो होते हैं वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों अक्षों में कंपन होते हैं। ठीक है। साथ में जब ये किसी भी मीडियम में चलती है तो इनकी जो चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है। और इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें जब किसी माध्यम मतलब चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती हैं। और निर्वात में इनकी जो चाल मापी गई वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जिसे हम लोग स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो यहाँ पर तरंग संचरित हो रही है वो तरंग वैद्युत क्षेत्र में भी कंपन कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र में भी कंपन कर रही है। तो बेटा याद रखना कि जब ये वैद्युत क्षेत्र में कंपन करेगी तो इसके संचरण का जो समीकरण होगा वो होगा E=E0 sin ωt - kx, यानी वैद्युत क्षेत्र में, देखो बहुत ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, समीकरण, वैद्युत क्षेत्र में जो समीकरण है वो है E=E0 sin ωt - kx। जबकि चुंबकीय क्षेत्र में अगर बात की जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र में जो ये होगा वो होगा B=V0, ठीक है, sin ωt - kx। ठीक, ये मान है। अब इस दोनों समीकरणों को अगर हम देख के बताएंगे तो ये है इसका समीकरण वैद्युत क्षेत्र में और ये है इसका चुंबकीय क्षेत्र में। इसमें ओमेगा जो है वो होती है इसकी कोणीय आवृत्ति और को जो के जो होता है वो आपका है विस्थापन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ ओमेगा बराबर क्या होगा 2 f ले लेंगे, यहाँ पर न्यू ले सकते हैं, हम f लेते हैं, तथा k बराबर क्या है 2π/λ। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अब लिख सकते हैं यदि ω/k किया जाए, अगर ω/k करते हैं तो क्या आएगा 2πf/में 2π/λ, जिसे आप लिख सकते हैं 2π/2π × f × λ। खत्म हो गया। तो ω/k जो है वो f × λ है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है। तो यही क्या है, c है, यानी यही प्रकाश की चाल है। यही क्या है, प्रकाश की चाल है। अब एक और बात करते हैं कि इसके E और B में भी हम एक रिलेशन फाइंड करके देख लेते हैं। तो E और B में जब रिलेशन फाइंड करके देखते हैं तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अपना ये क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट है और ये क्या है समीकरण नंबर सेकेंड है। ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि ये x अक्ष में जितना चलेगा उतना ये ठीक समय में चलेगा। तो x इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष और इसका कर लेते हैं t के सापेक्ष। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से dE बाई क्या कर ले dt। ठीक है। dE बाई क्या कर ले dt। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको मिलेगा E = क्या मिलेगा, E = ठीक है। या एक काम करो इसको x के सापेक्ष करते हैं तो आपको मिलेगा dE/dx = क्या है E0 इंटू में साइन। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया ωt माइनस में kx और इंटू में x के साथ है ना, जब x के साथ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा k। तो यहाँ पर आ गया dE बाई क्या आ गया dx = k इंटू E0 इंटू में क्या आ जाएगा साइन ωt - kx। इसी प्रकार बहुत ध्यान से देखना, b/अपॉन में क्या कर रहे हैं dt इक्वल क्या आ जाएगा B0 इंटू में साइन ωt। ठीक है, ये t के साथ है माइनस kx और इंटू में क्या आ गया ओमेगा।
अर्थात डी बी अपॉन में डी टी इक्वल क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू बी नॉट इंटू में क्या आएगा साइन ओमेगा टी और माइनस में के एक्स। ठीक है, ये वैल्यू जो आपकी आ रही है वो कैसी होगी नेगेटिव, और ये वैल्यू जो आपकी होगी वो कैसी होगी पॉजिटिव। बस यही चेंजेस हैं यहाँ पर। लेकिन यदि डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो डी बी अपॉन में डी टी के, लेकिन कैसी हो नेगेटिव, कैसी हो नेगेटिव, तब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, और तब जो वैल्यू रखेंगे वो क्या आएगा के इंटू ई नॉट इंटू में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू में बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई, केवल क्या बच गया अब हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ पर जो बच गया है वो बच गया है के इंटू ई नॉट इक्वल क्या आ गया ओमेगा इंटू बी नॉट। ठीक है, अब यहाँ से काम करो, इसको उधर भेज दो तो ये इधर आ जाएगा, यानी ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल क्या आ गया ओमेगा अपॉन के, देखो भी ऊपर निकाला था, ओमेगा अपॉन के किसके बराबर है सी के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी, अर्थात अब आप लिख सकते हो कि अगर कहीं पर ई नॉट अपॉन बी नॉट है तो ये भी सी है, तथा अगर कहीं पर ई अपॉन बी है तो ये भी क्या है सी है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर बात हो रही है कि वैद्युत क्षेत्र में विस्थापन और चुंबकीय क्षेत्र में जो विस्थापन का अनुपात होगा वो भी सी यानी प्रकाश की चाल के बराबर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छे से इसको कॉपी करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।